हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल हिंदी गौरव पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आदिकालीन साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों से। आदिकाल पर लगभग हमने अभी तक 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने आदिकाल से पूछे जाने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे कवर कर लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में सबसे पहले भारभाषा वर्णन मिलता है। सबसे पहले किस ग्रंथ में भारभाषा वर्णन मिलता है? परमाल रासो, बीसलदेव रासो, राउलवेल या संदेश रासो? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बीसलदेव रासो, जिसमें सबसे पहले भारभाषा वर्णन मिलता है, जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से बताया गया है। बीसलदेव रासो जो कि नरपति नालय का है। नरपति नालय यह एक मुक्तक काव्य है, गेय काव्य है, पिंगल शैली में लिखा गया है। पिंगल शैली में श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। ये श्रृंगार रस प्रधान काव्य, जिसमें वियोग और संयोग दोनों श्रृंगारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखना है कि हिंदी के सबसे पहले भारभाषा का जो वर्णन मिलता है वो बीसलदेव रासो में मिलता है, जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। बीसलदेव रासो नरपति नालय का है, मुक्तक काव्य है, एक गेय काव्य है, शैली इसकी पिंगल है, श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है बीसलदेव रासो, जिसमें वियोग और संयोग दोनों का वर्णन किया गया है, और भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित हिंदी है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 2, बीसलदेव रासो में बीसलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? बताना है सही आंसर। नागमती, राजमती, भानुमती या संयोगिता? राजा बीसलदेव का किसके साथ विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजमती, जिसमें बीसलदेव और राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। इसका वर्णन बीसलदेव रासो का इसका वर्णन है वह 4 खंडों में इसका वर्णन किया गया है। प्रथम खंड में बीसलदेव और राजमती का विवाह का वर्णन किया गया है प्रथम में। दूसरे में राजमती के कड़वे वचन या कटु वचनों से आहत होकर राजा बीसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे में राजमती का विरह वर्णन दिखाया गया है और राजा बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना दिखाया गया है। और चौथे खंड में राजा बीसलदेव और राजमती के पुनर्मिलन की कथा है। याद रखना है, 4 खंडों में इसका वर्णन किया गया है। बीसलदेव और राजमती के विवाह, वियोग, पुनर्मिलन की कथा इसमें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृत पेंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई? प्राकृत पेंगलम जो कि लक्ष्मीधर का है। प्राकृत पेंगलम के संकलन करता है लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर है। प्राकृत पेंगलम में जो छंद उपलब्ध हुए हैं उनके आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है, ये बताना है आपको। विजयपाल रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या हमीर रासो? सही आंसर है ऑप्शन डी, हमीर रासो की कल्पना की गई है, जिसके छंद प्राकृत पेंगलम से उपलब्ध हुए हैं। याद रखना है। विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल इन 4 कवियों की रचनाओं का संकल है प्राकृत पेंगलम में। विद्याधर प्लस सारंगधर, बब्बर और जज्जल इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन किया है प्राकृत पेंगलम के नाम से लक्ष्मीधर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और इसे हमीर रासो का नाम दिया गया है। ऑप्शन 4, रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? 22वां, 24वां, 25वां या 27वां?
सही आंसर है ऑप्शन डी, रेवा तट पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग माना जाता है, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगता है, रेवा तट पृथ्वीराज रासो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? विद्यापति की जो पदावली लिखा है, जो कि मैथिली भाषा में है, मैथिली में इनकी 2 रचनाएं और है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता वो अवट में है, अवट में पदावली है मैथिली में। इसमें बताना है कि किस रस की प्रधानता है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और वात्सल्य रस। सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें भक्ति प्लस श्रृंगार दोनों हैं, पदावली में भक्ति प्लस श्रृंगार दोनों रस की प्रधानता है, पर इसमें दोनों रस है, पर इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि विद्यापति ने भक्ति का आधार ही श्रृंगार रस को रखा है, याद रखना है। नेक्स्ट, सिद्ध कवियों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम क्या है, बताना है आपको। सरैप्पा, सबरपा, लुईपा, कणप्पा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही बताना है। सिद्ध कवि है सारे, जो जन्म काल के अनुसार इनका सही क्रम बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरैप्पा, सबरपा, लुईपा और कणप्पा। सरैप्पा का समय जो कि 769 ईस्वी माना गया है, सबरपा का 780, कणप्पा का 820। सरैप्पा सबरपा के गुरु माने जाते हैं और सबरपा लुईपा के गुरु माने जाते हैं, याद रखना। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, ध्यान देना, सत्य पूछा है। आदिकालीन साहित्य के संबंध में, आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है, या आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाषा हिंदी में है? आदिकाल। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाषा हिंदी में है, हिंदी में लिखा गया है। अपभ्रंश का आभास करने वाली जो हिंदी है उसमें आदिकालीन साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट, रासो काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना, यहाँ पे असत्य पूछा है। रासो काव्य के संबंध में, पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, अधिकतर रासो अप्रमाणिक है, विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है, विशलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। सही आंसर बताना है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, ये सही है। अधिकतर रासो है जो वो अप्रमाणिक माने जाते हैं, यह सही है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इनकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना, ये भी सही है। विशलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, ये गलत है, क्योंकि विशलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है, श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? आचार्य शुक्ल ने किसकी रचनाओं को साहित्य की कोटि के अंतर्गत नहीं रखा है? सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है सिद्धों और योगियों की रचनाओं। ये पिछली क्लास में हमने ये कोटेशन भी करी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कि उन्होंने सिद्धों और योगी की रचनाओं को साहित्य कोटि में नहीं रखा है, याद रखना आपको। क्वेश्चन 10, इस स्मारक की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? ये पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन करा था, जिसमें पूछा गया था नाथ संप्रदाय की कमजोरी क्या है। इसमें ये कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछी जाती है कि इस स्मारक की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर का भाव है।
यह नाथों के बारे में लिखा गया है। और यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। इनकी नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है कि इन्होंने गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव रखा है। नेक्स्ट, देसील बहना सब जन मीठा पंक्ति किसकी है? देसील बहना सब जन मीठा प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनीक और चंद्रबरदाई। ये कोटेशन और ये पंक्ति भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति की पंक्ति है देसील बहना सब जन मीठा, कि अपना देश और अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? मैथिल कोकिल कहलाए विद्यापति किस रचना के आधार पर? पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका या सभी? सही आंसर है ऑप्शन ए, पदावली, क्योंकि यह मैथिली भाषा में रचित है। मैथिली भाषा में रचित है, इसलिए इस रचना के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका दोनों अवध की रचनाएं हैं। अवध की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? कुमाण रासो, ऋषलदेव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो? सही आंसर है ऑप्शन सी, परमाल रासो। परमाल रासो में आलय और उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। परमाल रासो अर्धप्रमाणिक है। अर्धप्रमाणिक है। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड के नाम से करवाया था। चार्ल्स इलियट 1865 में आलाखंड के नाम से इसका सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया था। हमीर रासो जो कि सारंगधर की है, खुमान रासो जो कि दलपति विजय की है और विशलदेव रासो नरपति नालय की है। याद रखना है। नेक्स्ट, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? भाषा बतानी है रासो ग्रंथों की कि किस भाषा में लिखे गए हैं रासो ग्रंथ। खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, अवधी या डिंगल पिंगल में? सही आंसर है ऑप्शन डी, रासो ग्रंथों की भाषा डिंगल व पिंगल है। डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, जिसे डिंगल कहा जाता है डिंगल शैली में। पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रिज भाषा, जिसे पिंगल शैली कहा जाता है। नेक्स्ट, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य की साहित्य का दूसरा नाम है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य? सही आंसर है ऑप्शन डी, रासो साहित्य। रासो साहित्य को चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा कि गिरीशन प्लस रामकुमार वर्मा, गिरीशन और रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल का नाम दिया है। चारण काल का नाम दिया है, याद रखना है। नेक्स्ट, अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है शालीभद्र सूरी को, पुष्पदंत को, कनकाम्बर को या धनपाल को? सही आंसर बताना है। सही आंसर है अपभ्रंश का बहुभूति पुष्पदत्त को कहा जाता है। डॉक्टर ब्याणी और सी सेंगर ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा है। शालीभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली। धनपाल की रचना है भविष्य कथा। शालीभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली की पुष्पदंत की अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। नेक्स्ट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का बहुभूति पुष्पदंत को कहा जाता है।
आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, स्वयंभू को, धनपाल को या शालिभद्र सूरि को? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। स्वयंभू की एक रचना है पोयम चरियू, जो अपभ्रंश में लिखी गई है। अपभ्रंश में लिखी गई है, राम काव्य है ये कि इसलिए इसे अपभ्रंश की रामायण भी कहा जाता है पोयम चरियू को, और इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। याद रखना है, स्वयंभू की रचना पोयम चरियू जिसमें भगवान राम का वर्णन है, और इसकी भाषा अपभ्रंश भाषा में लिखी गई ये रामायण है, तो इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। याद रखना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 18, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग किसकी युक्ति है? गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास? सही आंसर है। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो भोग उक्ति है तुलसीदास की, गोरखनाथ की नहीं है, तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है, कथन किसके लिए है? चंद्रबरदाई, जगनीक, अमीर खुसरो या विद्यापति? उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है इनमें पूछा है कि कथन किसके लिए है, ये तो बताना है, पर ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य शुक्ल का, ये कथन है जो उन्होंने ऑप्शन सी अमीर खुसरो के बारे में लिखा है। दोनों पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि ये कथन किसका है और किसके बारे में है, तो आचार्य शुक्ल का ये कथन है और अमीर खुसरो के बारे में है। बोध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? बोध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? सिद्धों की, नाथों की, जैनों की या संतों की? ये सारे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन सारे और आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझना और ध्यान से करना। सही आंसर है बोधगान और दोहा सिद्धों की रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। इसको प्रकाशित कराया है हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में बांग्ला लिपि में बोधगान और दोहा का संग्रह ग्रंथ है। इसको प्रकाशित कराया है हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में बांग्ला लिपि में, और हिंदी में इसका संकलन भी हरप्रसाद शास्त्री ने कराया है चर्या वी निश्चय के नाम से। चर्या वी निश्चय के नाम से हिंदी में, याद रखना, हिंदी में चर्या वी निश्चय के नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने इसका संकलन करवाया है, और बोधगान और दोहा के नाम से 1916 में बांग्ला लिपि में सिद्धों की रचनाओं का यह संग्रह ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 21, गोरखबानी के संपादक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोरखनाथ, पीताम्बरनाथ बर्थवाल और रामचंद्र शुक्ल? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी पीताम्बरनाथ बर्थवाल गोरखबानी के संपादक माने जाते हैं, जिसमें गोरखनाथ द्वारा रचित 40 रचनाएं मानी जाती है। गोरखनाथ द्वारा रचित 40 रचनाएं मानी जाती है, लेकिन पीताम्बरनाथ बर्थवाल ने उनकी 14 रचनाओं को प्रमाणिक मानकर उसे गोरखबानी के नाम से संपादन किया। भाषा इसकी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। याद रखना है कि पीताम्बरनाथ बर्थवाल ने गोरखबानी में गोरखनाथ जी की 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है और उन 14 रचनाओं का संकलन किया है गोरखबानी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 22, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल?
अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोटेशन है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोटेशन है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, याद रखना है। नेक्स्ट, 12 बरस लो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षेत्रीय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पंक्ति किस रास्य काव्य की है? अमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या खुमान रासो? सही आंसर है परमाल रासो, जो कि जगनिक की रचना है। 12 बरस लो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षेत्रीय जिए आगे जीवन को अधिकार, याद रखना है। यह आला छंद में रचित है। आला छंद में रचित है। आला छंद में 31 मात्राएं होती है जो बरसात के दिनों में गाए जाते हैं। परमाल रासो वीर रस प्रधान है, वीर रस प्रधान ग्रंथ है और वीरों में उत्साह जगाने के लिए आलाय छंद में यह गाया जाता है। 12 वर्ष लो कुकर जिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? छंद के रूप में, कथा के एक अंश में, छेदन के अर्थ में या ऑप्शन डी एक कड़वक के अर्थ में? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गत्ता शब्द का व्यवहार किस अर्थ में होता है? ऑप्शन सी छेदन के अर्थ में होता है। राजमती इनमें से किस काव्य की नायिका है? ये क्वेश्चन हमने पीछे करा है। कीर्तिलता, आलेखंड, विसलदेव रासो और परमाल रासो। राजमती इनमें से किस काव्य की नायिका है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजमती विसलदेव रासो काव्य की नायिका है। विसलदेव रासो जो कि नरपति नालय का है, नरपति नालय का है। इसमें अजमेर के चौहान राजा विसलदेव और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है, याद रखना है। नरवई छंद के रचयिता कौन थे? नरवई छंद के रचयिता कौन थे? सरैपा, गोरखनाथ, जलंधरनाथ या स्वयंभू? सही आंसर है ऑप्शन बी गोरखनाथ नरवई छंद के रचयिता माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं गोरखनाथ के गुरु। और इनकी रचनाओं का संकलन हमने पीछे क्वेश्चन किया ही है, गोरखवाणी के नाम से पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। तो याद रखना है कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ है, नरवई छंद के रचयिता गोरखनाथ है और इनकी रचनाओं का संकलन पीताम्बर नाथ बर्थवाल ने गोरखवाणी के नाम से किया है, जिसमें पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, याद रखना है। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? ये देखो कोटेशन को किस तरह से बार बार अलग अलग तरीके से घुमाया जा रहा है और ये सारी की सारी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन ए गौरीशंकर हीराचंद ओझा का यह कोटेशन है कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है और यह माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो का जो सर्वाधिक विवादित पक्ष है वो उसकी ऐतिहासिकता को ही लेकर रहा है, याद रखना है। ढोला मारूरा दुहा का वर्ण्य विषय क्या है? प्रेम वर्णन, आश्रितता की प्रशंसा, युद्ध वर्णन या लोक जीवन का वर्णन? सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन ए
ढोला मारूरा दोहा का जो विषय है वो है प्रेम वर्णन। रचनाकार इसके कवि कल्लोल है। कवि कल्लोल इसके ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार है। नायक इसका राजकुमार ढोला है। नायिका इसकी मारवणी है और एक इसमें सहनायिका है जो जिसका नाम है मालवणी, जिसमें राजकुमार ढोला और मारवणी का प्रेम गाथात्मक यह काव्य है। शैली इसकी डिंगल है, डिंगल शैली है और यह दोहा छंद है। शैली डिंगल है। कवि कल्लोल की यह रचना है और यह एक प्रेम गाथात्मक काव्य है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो चलिए आज इतना ही। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आगे भी आज हमने आदिकाल पे लगभग 5 क्लास से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 5 क्लासों में। कल हम पढ़ेंगे भक्ति काल पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। थैंक यू।